सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं अशुल सेन आज जय हिंद क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने क्लास 9 का साइंस का सिलेबस लेकर आया हूं, जो कि साइंस में हम लोग बायोलॉजी का सिलेबस देखेंगे। जैसा कि आपको पता है 10 तारीख से आपकी वीडियोस पढ़नी है और रेगुलर ही आपकी क्लास की वीडियोस पढ़ती रहेंगी। और मैं आपका साइंस में बायो का सेक्शन और केमिस्ट्री का सेक्शन देखूंगा। फिजिक्स का सेक्शन आपको मेरी टीम के धीरज से पढ़ाएंगे। चलिए आज हम लोग कुछ सिलेबस देख लेते हैं, जो कि होगा बायोलॉजी का। बायोलॉजी में आपकी जो दूसरी यूनिट है, यानी कि इकाई सेकंड जो है, आपकी इकाई 2 है, वो है सजीव जगत में संगठन, जिसका आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें भी आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि पहला टॉपिक होगा सेल, जिसको आप कहते हैं कोशिका। कोशिका में आपकी विभिन्न चीजें आती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो कोशिका की परिभाषा ही आ जाती है। ये जो आपका जो आपका टॉपिक लिखा है सेल के अंदर, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, ये खुद में ही एक परिभाषा होती है, इसको आपको पढ़ना है। फिर आप लोग समझेंगे प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक सेल में अंतर क्या होता है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता दूं, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि जाहिर सी बात है जो प्री कैम्ब्रियन है, या कह सकते हो जो अधविकसित होती हैं, या कहा जाए जो यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, यूनिसेलुलर इंसेक्ट होते हैं, कह सकते हो जीव होते हैं, जो एक कोश की जीव होते हैं। आप सीधे सीधे शब्दों में ये समझ सकते हैं, एक कोश की जीव हम लोग क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जैसे कि आप मान सकते हो अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो आप यहाँ से ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, कि एक कोशिका या एकल कोश की जीव जो कहलाते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। फिर हम लोग समझते हैं यूकैरियोटिक क्या होता है। यूकैरियोटिक यानी कि जो कह सकते हैं जिनमें विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, हर कोशिकाओं के समूह का अलग अलग कार्य होता है। आप ये समझ लो, जो हम लोग हैं, हम लोग आते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। यूकैरियोटिक जो एनिमल होते हैं वो हम ही लोग हैं, जहाँ पे अलग अलग सेल का कार्य अलग अलग होता है, अलग अलग सेल ग्रुप का कार्य अलग अलग होता है। इसी प्रकार फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आएगा बहुकोशिकीय जीव। फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कोशिका कला एवं कोशिका भित्ति, यानी कि हम लोग देखेंगे कोशिका में 2 भित्तियां पाई जाती हैं। आप जैसे जानते हो कोशिका 2 प्रकार की होती है, जिसमें कि पहला प्रकार हमारा होता है वो क्या होता है, पादप कोशिका, और फिर होता है जंतु कोशिका। फिर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम लोग ध्यान देखेंगे कि पादप कोशिका में 2 भित्तियां पाई जाती हैं, एक कोशिका झिल्ली, एक कोशिका कला, और दूसरी कोशिका भित्ति। लेकिन हमारे जो हमारी कह सकते हो जीवों की कोशिकाएं होती हैं, या कह सकते हैं मनुष्यों की कोशिकाएं होती हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। तो हम लोग उसी हिसाब से फिर आगे समझेंगे इसमें कोशिका कला एवं कोशिका भित्ति क्या होती है। फिर हम लोग कोशिका एवं कोशिका द्रव्य के बारे में समझेंगे, यानी कोशिका द्रव्य में क्या क्या कोशिकांग होते हैं, कोशिका द्रव्य का क्या कार्य होता है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग के कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर आपका कहते हैं लाइसोसोम है, फिर आपका कह सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, केंद्रक है, फिर केंद्रक के अंदर क्या क्या चीजें, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। फिर आगे आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली पाया जाएगा पादप कोशिका में। यार ये किसमें पाया जाएगा, पादप कोशिका में पाया जाएगा। और क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं लवक का भाग होता है, जो हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे, यानी लवक का प्लास्टिड का भाग होता है, जिसमें 3 तरीके के प्लास्टिड होते हैं। आप ये समझ लीजिए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जिसको हम लोग हरित लवक भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, वर्डी लवक। फिर हम लोग पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्डी लवक, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए में आपका पूरा टॉपिक होगा प्लास्टिड, यहीं पे हम लोग पूरा उसको समझेंगे। फिर अगला टॉपिक आएगा जो कोशिकांग अलग अलग पढ़ते हैं हम लोग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, रेक्टिकाएं हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जिकाएं है। फिर हम लोग केंद्रक और केंद्रक में क्रोमोसोम्स के बारे में समझेंगे। ये समझिएगा, केंद्रक हमारे कोशिका का मुख्य भाग होता है, जिसके अंतर्गत हमारी आप ये समझ लीजिएगा जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं डीएनए। डीएनए हम लोगों के पाए जाते हैं क्रोमोसोम से, और क्रोमोसोम्स किसमें पाए जाएंगे, क्रोमेटिन के धागों में। तो ये सारी चीजें हम लोग केंद्रक के अंतर्गत जानेंगे। चलिए फिर हम लोग जरा अगला पार्ट जो हम लोग देखेंगे वो है टिश्यू। टिश्यू में क्या होगा, सबसे पहले याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं ऊतक होता क्या है, कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। और ये ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं, एक है जंतु ऊतक और दूसरा है वनस्पति ऊतक। फिर हम लोग इसके संरचना और कार्य समझेंगे। फिर हम लोग जंतु ऊतक के प्रकार समझेंगे। यहीं पे सबसे जरूरी है, जो कि हम लोगों को पूरा ध्यान से समझना है। एक एक कहते हैं एक एक ऊतक को बखूबी लिखना है, याद करना है, पूरा एकदम रट के जाना है, बिल्कुल समझ के जाना है। रट के नहीं जाना है, समझ के जाना है, रटना नहीं है। इन सब में आपको कभी कुछ रटना नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल भी रटना ना पड़े, आप बस समझ के ही याद कर लें। चलिए फिर जंतु ऊतक के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि उपकला ऊतक है, फिर आएगा संयोजी ऊतक, फिर आएगा पेशी ऊतक, फिर आएगा तंत्रिका ऊतक।
आप जानते हो उपकला ऊतक, जो कि आप सीधे से त्वचा ऊतक, यानी कि त्वचा के ऊपर कह सकते हो खाल का जितना भी निर्माण होता है वो उपकला ऊतक ही करता है। संयोजी ऊतक आप जानते हो कोशिकांगों को सहारा देता है, क्या कह सकते हो कोशिकांगों को जोड़ने का कार्य करता है। फिर पेशी ऊतक होता है जो कि आप समझ सकते हो शरीर को गति देने का कार्य करता है। फिर आप आते हो तंत्रिका ऊतक, ये एक संदेशवाहक ऊतक होता है, यानी कि संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाना किसी कार्य होता है, तंत्रिका ऊतक का कार्य होता है। चलिए फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसका अगला जो ऊतक होगा हमारा वनस्पति ऊतक, यानी कि ऊतक का अगला ही जो भाग होगा वनस्पति ऊतक के बारे में समझेंगे। वनस्पति ऊतक जिसके अंतर्गत दो पार्ट आते हैं, एक आता है विद्युतीय ऊतक जिसको हम लोग मेरिस्टेमी ऊतक भी कहते हैं, और दूसरा आता है स्थायी ऊतक। अब समझिएगा विद्युतीय ऊतक के अंतर्गत 3 पार्ट हमें पढ़ने होते हैं, शीर्षस्थ ऊतक, पार्श्व ऊतक और अंतर्विष्ट ऊतक। कौन कौन सा? शीर्षस्थ ऊतक, पार्श्व ऊतक और अंतर्विष्ट ऊतक। फिर इसी तरीके से स्थायी ऊतक में हमें 2 ऊतक पढ़ने पड़ते हैं, एक सरल स्थायी ऊतक होता है, एक जटिल स्थायी ऊतक होता है। जो हमारा जाइलम फ्लोएम जो पार्ट होता है, या देखिए जाइलम फ्लोएम पार्ट होता है वो जटिल स्थायी ऊतक का पार्ट होता है। ये था हमारा बायोलॉजी का सिलेबस, जो कि हम लोगों को मिलकर खत्म करना है, और इसको आपको बिल्कुल भी रटना नहीं, बस आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाते जाइए, आप उनको रिवाइज करते जाइए, और इनकी जो भी पीडीएफ होगी वो हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जय भीम क्लासेस नाम से। आप उसे ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और याद रखिएगा, आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो वो आपको आगे चलकर सहायता देंगे, क्योंकि याद रखिएगा अगर आप आधा अधूरा नॉलेज रखते हैं तो वो किसी काम का नहीं है, ना वो आपको आगे बढ़ा सकता है और ना ही पीछे हटने में सहायता कर सकता है। बस याद रखिए, आप जहां पे खड़े हैं वहीं पे खड़े रह जाएंगे, लोग आके निकल जाएंगे। इसीलिए प्रॉपर तैयारी के साथ आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स आपके अंत में आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे, और मैं बस यही चाहूंगा आप इसको अच्छे से बखूबी से अपनी कॉपी पे नोट कर लें। और जो इसकी जो पहली क्लास होगी, यानी कि सेल की जो पहला टॉपिक होगा कोशिका जीवन आधार की भूमिका, या कह सकते हो जो हमारा सजीव जगत में संगठन है, इसका जो पहला टॉपिक है सेल, इसको हम लोग अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। और इस सिलेबस को आप बहुत ही ध्यान से नोट करें। उम्मीद है आपको इस सिलेबस समझ में आया होगा। इसी के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। मैं सुसेन, जय भीम, जय भारत।